गहलोत सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद आज तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने शहर में धन्यवाद यात्रा निकाली, जिसमें लोगों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। धन्यवाद यात्रा के दौरान आमजन ने चांदी का मुकुट, साफा और फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर सुभाष गर्ग ने न्यूज 18 से भी खास बातचीत कर लोगों का धन्यवाद जताया। भरतपुर से सफलता मिलने के बाद विधानसभा चुनावों में जो सफलता डॉक्टर सुभाष गर्ग को मिली थी, उसके बाद आम जनता का आभार व्यक्त करने के लिए धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हैं। पूरे शहर में जोरदार स्वागत किया जा रहा है। स्वागत के लिए लोग बेहद आतुर नजर आ रहे हैं। सर, बहुत अच्छा स्वागत हो रहा है, बहुत सारी उम्मीदें भी हैं लोगों को, क्या कहेंगे? देखिए, पहला मेरा फर्ज था कि मेरी जनता ने, मेरी सरदारी ने जो प्यार, विश्वास और आशीर्वाद दिया, उसका मैं आभार व्यक्त करूं। और इस आभार के माध्यम से ही मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इनके हर सुख दुख में मैं साथ रहूंगा। अभी क्योंकि व्यस्तताएं बहुत थी, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने की वजह से मैं बदस्तूर नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन हर वीक में मैं 2 दिन यहाँ रहूँगा। और आज भी जैसे ही मुझे मालूम पड़ा, कल परसों नगर निगम और पुलिस की बड़ी बदतमीजी जो है इन व्यापारियों के साथ की गई है, उसका भी मैंने विरोध दर्ज कराया। और एसपी को मैंने कहा कि भाई ये नहीं होना चाहिए, आप कानूनी कार्रवाई जिस तरह से नियमानुसार करिए, लेकिन डराएंगे धमकाएंगे नहीं। इनके साथ मैं न्याय करूँगा, यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और हम सब मिलकर के, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब का, जिन्होंने कि भरतपुर में 3 मंत्रियों की सौगात दी है। इस भरतपुर को पहली बार हम तीनों मिलकर के इस भरतपुर जिले के पूरे विकास की एक नई गाथा लिखेंगे। और इस बहाने से जो है मैं आपको और विश्वास दिलाना चाहता हूँ इस यात्रा के माध्यम से, कि इस सरदारी को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हर वक्त मैं आपके साथ हूँ। डॉक्टर सुभाष गर्ग का कहना है कि जो जनता की समस्याएं हैं, उनको समाधान कराने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार सैनी के साथ दीपक लवानिया, न्यूज 18 राजस्थान, भरतपुर। राजधानी जयपुर में झोटवाड़ा के श्री क्षत्रिय युवक संघ के प्रधान कार्यालय में आज स्वर्गीय तनसिंह जयंती मनाई गई। श्री क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक स्वर्गीय तनसिंह की आज 95वीं जयंती थी। इस दौरान श्री क्षत्रिय युवक संघ की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में काफी संख्या में संघ के सदस्य झोटवाड़ा पहुंचे। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षत्रिय युवक संघ प्रमुख भगवान सिंह ने की। उन्होंने स्वर्गीय तनसिंह के जीवन के बारे में बताया। मैं तो युवक नहीं हूँ, फिर भी संघ में हूँ, कार्यकर्ता हूँ। प्रारंभ युवावस्था से हुआ, तब आदमी की विकास होना प्रारंभ होता है। उसमें कोई, जैसे पौधे में कोई ग्राफ्टिंग करनी है तो वो उम्र होती है। तो उस उम्र से क्षत्रिय युवक में जो बालक बालिकाएं हैं, दोनों में इस प्रकार को संस्कारों का सिंचन करने के लिए वहाँ से प्राप्त समय करते हैं। अलग अलग तरह के शिविर लगते हैं, बालकों के लगते हैं, बालिकाओं के लगते हैं, दंपति के लगते हैं, फिर जो कुंवारे हैं उनके अलग लगते हैं, शादी होगी उनके ग्रेडिंग करते हैं, अप टू 35 अलग लगते हैं, 50 तक अलग। सभी को संस्कारों की जरूरत है। कोई बूढ़ा हो गया है तो कोई संस्कारित हो गया है, ऐसा नहीं है। खबर जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 26 आरएस के तबादले हुए हैं। कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं। बड़ी खबर राजधानी से, जहां पर 26 आरएस के तबादले हुए हैं और कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। ब्यूरोक्रेसी में लगातार फेरबदल और संवाददाता प्रेम मीणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रेम, लगातार ब्यूरोक्रेसी में प्रशासनिक सर्जरी का जो दौर है वो चालू है। प्रेम, सही कहा, आज लगातार प्रशासनिक सर्जरी का दौर जारी है। आज देर रात 3 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए थे। उसके ठीक बाद करीब 10 बजे 45 आईपीएस अफसर है उनका तबादला कर दिया गया। और इसके बाद करीब 156 आरपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए। और अब से कुछ देर पहले ही 26 आरएएस अफसर है उनका तबादला कर दिया गया। इसके अलावा जो 2 आईएएस अफसर है उनको अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। तबादला सूची से साफ संकेत मिल रहा है कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था से किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहती है और लंबे समय से एक ही पद पर जमे आरपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। क्योंकि कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है, इसलिए सरकार के सामने तबादला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। प्रशासनिक सर्जरी का दौर जारी है और ऐसा माना जा रहा है
कि आज देर रात आरएस अफसरों के एक बार फिर बड़े स्तर पर तबादले हो सकते हैं। नुपुर। चलिए प्रेम, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जयपुर में गणतंत्र दिवस पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई में केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग के उप कमिश्नर सहीराम मीणा को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आईआरएस ऑफिसर के घर से करोड़ों रुपए नकदी, 100 से अधिक प्लॉटों के कागजात, दिल्ली मुंबई में फ्लैट, पेट्रोल पंप, कृषि भूमि के कागजात मिलने से टीम हैरान रह गई। इसी के साथ कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। दरअसल इस कार्रवाई में मीणा के अलावा उन्हें रिश्वत की मोटी रकम देने वाले अफीम काश्तकार नंदलाल धाकड़ के बेटे कमलेश धाकड़ को भी गिरफ्तार किया गया। रिश्वत की यह रकम पट्टे का मुखिया बनाने की एवज में ली और दी जा रही थी। और संवाददाता शाकिर हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। शाकिर, किस तरह से और कब इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? शाकिर। जी देखिए, कल से ही ये कार्रवाई जो है लगातार जारी थी और अब जो है कोर्ट में पेश किया जाना है जो उपायुक्त हैं सहीराम मीणा, उनको जिस तरह से बड़ी संपत्ति का खुलासा हुआ है, बड़ी काली कमाई का खुलासा हुआ है, उसके बाद से जो है पूरे सब जगह से हड़कंप पे एसीबी की टीम जो है वो लगातार जांच कर रही थी। जयपुर में जिस तरह से बड़ी तरह से दस्तावेज और जब खंगाले गए तो बड़े भूखंडों के जो दस्तावेज मिले हैं, नकदी जो मिली है, उसके बाद कोटा में क्योंकि कार्रवाई की शुरुआत की गई थी, ट्रैप की कार्रवाई कोटा में हुई थी, कोटा में भी जयपुर की टीम आई हुई थी, तो पेशी जो है वो कोटा में ही होनी है। इस वक्त हम जो है एसीबी के ऑफिस में ही है और कुछ देर बाद यहाँ से जो है इनको लेकर के जाएगा सहीराम मीणा और जो कमलेश है दलाल, उसको लेकर के कोर्ट में पेश किया जाएगा क्योंकि आज कोर्ट का अवकाश है, तो जज के निवास पर पेशी होगी। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जो इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे थे कोटा में, एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर। जी ठाकुर साहब, किस तरह का निकल कर आया इस पूछताछ में, क्योंकि अब 1 दिन पूरा हो गया है? देखिए, ये कार्रवाई जो है कल प्रातः शुरू हुई थी, तो इसमें हमने यहाँ पर कार्रवाई करने के बाद इनके जो रिहायशी मकान है और दूसरे ठिकाने उनकी तलाशी हुई थी, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ का पता चला है। अब इसको कल हमने गिरफ्तार किया था, दोनों आरोपियों को, जो अफीम काश्तकार जिसने इनको पैसे पहुँचाए थे, कमलेश, और सहीराम मीणा जो आरोपी अधिकारी हैं, इनको गिरफ्तार किया गया था। अभी इनको हम जो कंसर्न्ड एसीबी जज हैं उनके समक्ष पेश करेंगे और उसके बाद आगे का अनुसंधान जो है इनका रिमांड प्राप्त किया जाएगा। सर, कुछ इस तरह के भी दस्तावेज मिले हैं कि ये राजनीति में भी जाना चाहते थे, इस तरह की भी बात सामने आ रही है? ऐसे कई तरह के दस्तावेज मिले हैं इनके, निवेश प्रॉपर्टी के में निवेश से लेकर दूसरे कई प्रकार के दस्तावेज हैं जिनमें इस प्रकार के भी दस्तावेज मिले हैं। जी। तो अब क्या रिमांड लिया जाएगा या किस तरह की बात रहेगी, क्योंकि अभी कई सारी चूंकि अभी खुलासे हो ही रहे हैं लगातार, तो ऐसी भी अब रिमांड पर लेगी? हम पुलिस कस्टडी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, इसके लिए हम रिमांड फॉर्म भर के पेश करेंगे जो माननीय जज साहब हैं उनके समक्ष। तो एसीबी जो है रिमांड लेने की कोशिश करेगी जज के यहाँ पर पेश करके सहीराम मीणा और जो दलाल है कमलेश, उसको, क्योंकि जिस तरह से इतनी बड़ी संपत्ति काली कमाई का खुलासा हुआ है उसमें एसीबी को उम्मीद है कि पूछताछ में कई सारी बातें सामने आएगी। ये भी बात सामने आई क्योंकि आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आया है, तो आयकर विभाग भी जो है वो शिकंजा कसेगा और कुछ देर बाद यह एसीबी कार्यालय से जो है टीम रवाना होगी दोनों आरोपियों को लेकर के और जज के आवास पर, क्योंकि यहाँ पे कुछ दूरी पर ही जो जज की कॉलोनी है वहां पर जज के आवास पर जो है उनको पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल शाकिर, प्लॉटों के कागजात और पेट्रोल पंप, यहाँ तक कि कृषि भूमि के कागजात भी मिले। इसके अलावा क्या कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं शाकिर? जी देखिए, लगातार क्योंकि जिस तरह से चेकिंग हुई थी उसके बाद से जो है एक के बाद एक कई सारी जो है खुलासे हो रहे थे। दस्तावेज कई सारे मिले हैं, 80 से ज्यादा जो है वो भूखंडों के दस्तावेज मिले हैं, कई सारे बैंक लॉकर्स मिले हैं, कई करोड़ों रुपए की जो नगद था वो भी बरामद हुआ है। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि जो सहीराम मीणा उपायुक्त जो है वो शुरू से ही यहाँ पर जब कोटा में 2016 से पोस्टेड थे और क्योंकि मीणा समाज का यहाँ पर मीणा बहुल इलाका ये है, तो जुलाई महीने में उनका रिटायरमेंट है, तो ये भी उनकी राजनीतिक किसी पार्टी से जो है टिकट लेने की भी इच्छा थी। विधानसभा चुनाव के दौरान भी जो है इस तरह की चर्चाएं सामने आई थी कि वो दोनों ही पार्टियों के जो बड़े नेता हैं उनके टच में थे, कहीं से टिकट लेना चाहते थे, चुनाव लड़ना चाहते थे। और अभी जो एसीबी जांच कर रही है, कल जो एसीबी ने जांच की उनके घर पर जो दस्तावेज संभाले तो उसमें भी इस तरह के दस्तावेज सामने आए कि कोटा या
झालावाड़ की 12 सीट या फिर टोंक सवाई माधोपुर सीट, जहां पर मीणा बहुल जाति के वोटर्स ज्यादा हैं, वहां से उनकी चुनाव लड़ने की इच्छा है। उस तरह का बायोडेटा जो है उनका वो भी वहां पर मिला है। हालांकि अभी इस तरह से पूरा मामला जब अभी एसीबी जब पेश करेगी और उसके बाद जब ये यहाँ पर आधिकारिक रूप से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब सामने आएगा। लेकिन जो हमारे सोर्स बता रहे हैं उस लिहाज से वो राजनीति में भी जो है अपनी भाग्य आजमाना चाहते थे। जुलाई में रिटायरमेंट है उनका और इससे पहले वो वीआर लेकर के अपने आप को कोई एक सफेद पोश में जो है वो तब्दील करना चाहते थे। तो कहीं हालांकि उनको विधानसभा चुनाव में टिकट लेने में सफलता नहीं मिली, लेकिन जो दस्तावेज अभी मिले हैं उसमें भी साफ तौर पर जाहिर है कि टोंक विधानसभा सीट और झालावाड़ 12 जो लोकसभा सीट है वहां से वो टिकट लेने के इच्छुक थे। पार्टी का ये साफ नहीं हुआ है किस पार्टी से, लेकिन दोनों ही पार्टी के बड़े नेताओं से उनके संपर्क थे। जी बिल्कुल शाकिर, कल से ये कार्रवाई चल रही है और लगातार जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, क्या इस संबंध में किसी से पूछताछ भी की गई शाकिर? जी देखिए, कोटा में जो उनका आवास है वहां पर वो अकेले रहते हैं और जयपुर में जो है उनका बेटा और बहू जो वो रहते हैं। कोटा में जिस तरह से पूछताछ हुई उसके बाद से जब हमारी जो बात हुई है, हमारे जो सोर्स बता रहे हैं उनकी तबीयत भी जो है वो नासाज बताई जा रही है। डायबिटीज के वो पेशेंट बताए गए, इसके अलावा हार्ट की भी उनको जो है प्रॉब्लम बताई गई है। तो दवाइयां भी उन्होंने रात को ली और जब एसीबी ने जब पूछताछ शुरू की तो उसको घबरा भी गए थे। तो फिर उसके बाद में देर रात तक उनसे पूछताछ जारी रही और अब एसीबी की टीम जो है उनको कुछ देर पहले यहाँ पर लेकर आई है एसीबी के चौकी पर और यहाँ से कुछ देर बाद एसीबी की टीम रवाना होगी जज के आवास पर। और जिस तरह से एडिशनल एसपी चंद्रशील ठाकुर बता रहे थे कि रिमांड लिया जाएगा और पूछताछ की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से बड़े खुलासे हुए, कई सारे भूखंडों के दस्तावेज मिले हैं, करोड़ों रुपए मिले हैं, मशीनों से जो है पैसा गिनती किया गया है। तो अंदाज लगाया जा सकता है कि इस पूरे मामले में और कितने बड़े और खुलासे होने की एसीबी को उम्मीद है। तो जाहिर तौर पर जो रिमांड लिया जाएगा उसमें और बड़े खुलासे होंगे। बिल्कुल शाकिर, तो कुल मिला के फिलहाल कार्रवाई की जो प्रक्रिया है वो अभी भी जारी है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रैप की कार्रवाई हुई है, उससे अभी कुल मिला के 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए। 24 घंटे से कम के समय में उनको ट्रैप करने के बाद जो राशि उस समय उस कमलेश नाम के दलाल ने उनको दी थी वो, और जो उनके ऑफिशियल रेजिडेंस पे और धनराशि मिली वो लगभग 5 लाख की थी। उसके बाद उनका जो यहाँ पे रहायशी मकान है जिसकी तलाशी लेने शरद चौधरी और पूरी टीम गई थी, पृथ्वीराज मीणा, महेश शर्मा, देशराज और आलोक शर्मा की, उन्होंने जो वहाँ पाया वो डीजी साहब ने आपको भी बताया था। उसमें कुल मिला के उस 5 लाख को शामिल कर लें तो 2 करोड़ 35 लाख तो नकद प्राप्त हुआ है। 6.25 लाख के जेवर मिले हैं, 106 आवासीय भूखंड हैं। और ये सूचना जब पूर्व में आई थी तभी हमने जो है टेक्निकल सर्विलेंस अपनी शुरू कर दी थी और उस योजना में हमारे पूर्व के जो अधिकारी थे यहाँ पे वो भी शुरुआत में शामिल थे। उसके बाद से सौरभ श्रीवास्तव हमारे एडीजी साहब, इन्होंने इसकी कमान संभाली थी और कल की जो सर्च वगैरह है उसमें दिनेश अमन साहब ने जो है अपना सुपरविजन किया। रुक करता अगली खबर का। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर मिल रही है। खंडार में गुर्जर महापंचायत चल रही है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला शिरकत कर रहे हैं इस महापंचायत में और गुर्जर आरक्षण मुद्दे पर वार्ता इसमें चल रही है। आंदोलन की रणनीति को लेकर वार्ता की जा रही है। बड़ी खबर सवाई माधोपुर से, जहां पर खंडार में गुर्जर महापंचायत चल रही है और कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला इस महापंचायत में शिरकत कर रहे हैं। गुर्जर आरक्षण मुद्दे पर वार्ता इसमें की जा रही है महापंचायत में और गुर्जर आरक्षण जो मुद्दा है बेहद खास इस महापंचायत में रहने वाला है और आंदोलन की क्या कुछ रणनीति है उसको भी लेकर के चर्चा इसमें की जानी है।